हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लैब स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस और सॉल्ट का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 8 और 9 के एनसीईआरटी बुक में आपने देखा होगा कि एसिड बेस क्या होता है। तो जो हम भोजन करते हैं उसका टेस्ट जो है या तो सॉर होता है या तो बीटर होता है। ये किसके कारण होता है? तो एसिड या बेस के कारण उसका टेस्ट जो है भोजन का वो आपका सॉर होगा या फिर बीटर होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसिड बेस के बारे में और उसके कुछ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसिड आर द सॉर इन टेस्ट एंड चेंज इन कलर और ब्लू लिटमस टू रेड। अब देखिए एसिड जो होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। सबसे पहला चीज़ तो ये है उसका टेस्ट कैसा होगा? सॉर होगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। मतलब अगर एक लिटमस पेपर होता है उसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ठीक है, और ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? रेड में चेंज कर देगा। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आए कि व्हाट इज एसिड तो आप लिख सकते हैं एसिड हैज़ अ सॉर टेस्ट एंड इट्स चेंज ब्लू लिटमस इन रेड कलर। ठीक है, तो इस तरह से आप डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं एसिड में। ठीक है, अब ये क्या होता है? लिटमस क्या होता है? लिटमस एक पेपर होता है जिसका कलर ब्लू होता है और उसको जब हम एसिड के प्रेजेंस में रखेंगे तो उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा? रेड में चेंज हो जाएगा। दूसरा चीज़ क्या है? अगर हम इसी को हम बेस के प्रेजेंस में पढ़ें तो क्या होता है? बेसेस आर बीटर एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो बेस जो होता है उसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर होता है और ये क्या करता है? रेड लिटमस को, अब देखिए रेड लिटमस को ये क्या करता है? ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, रेड लिटमस को क्या करता है? ये ब्लू में चेंज कर देता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जब आपका लिटमस पेपर जो होता है एसिड के प्रेजेंस में आएगा, ठीक है, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड, ब्लू से रेड। ठीक है, और जब बेस के प्रेजेंस में आएगा, बेस के प्रेजेंस में आएगा तो कैसा हो जाएगा? वो रेड से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, यही यही दो कंसेप्ट है आपका जिससे हम आसानी से लिटमस पेपर से पहचान सकते हैं कि कौन सा एसिड सॉल्यूशन है और कौन सा बेस सॉल्यूशन है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। तो लिटमस जो होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब क्या होता है कि जब कोई सबस्टांस, ठीक है, एसिड के प्रेजेंस में आने पे उसका कलर चेंज हो जाए या फिर बेस के प्रेजेंस के आने पे उसका कलर चेंज हो जाए। मतलब एसिड और बेस के प्रेजेंस में डिफरेंट डिफरेंट कलर जो चेंज होता है उसी को हम लोग इंडिकेटर बोलते हैं। तो लिटमस जो होता है वो नेचुरल इंडिकेटर है और उसी तरह से टर्मरिक जिसको हल्दी बोलते हैं वो भी एक टाइप का इंडिकेटर ही है और नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अब अ, अब देखिए अब यहाँ पे लिखा है कि यू हैव नोटिस्ड दैट स्टेन ऑफ curry on white cloth become reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it turns yellow again। देखिए, तो मान लीजिए हम जैसे एक क्लोथ लेते हैं, ठीक है, वाइट क्लोथ जो होता है और वाइट क्लोथ में टर्मरिक जो है, टर्मरिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं या टर्मरिक का छींटा पड़ जाए। अब छींटा पड़ने के बाद जब क्या होता है, जब उसे हम धोते हैं साबुन से धोते हैं, जब सोप का यूज करते हैं उसको धोने के लिए तो उसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और वापस जब उसको हम पानी से धोते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। तो देखिए ये जो चेंजिंग हुआ तो ये भी चेंजिंग इस एक तरह से क्या है? इंडिकेटर की तरह काम कर रहा है। तो यही यहाँ पे आपको बताने का कोशिश किया है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी है, जैसे आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, फेनोल्फेथलीन हो गया। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब। ठीक है, अब 3 टेस्ट ट्यूब आपको प्रोवाइड किया गया है। 3 टेस्ट ट्यूब है, मान लिए ये 3 टेस्ट ट्यूब है। ठीक है,
अब 3 टेस्ट ट्यूब जो है आपका, इसमें एक में आपका डिस्टिल्ड वाटर है जिसको हम डी से दिखा देते हैं, एंड द अदर 2 एंड एसिडिक सॉल्यूशन। अब एक में एसिड है, एक में बेस है, ठीक है, यही बोला है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अब रेड लिटमस पेपर आपको गिवन है, रेड कलर का लिटमस पेपर दिया हुआ है, तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में एसिड है, बेस है, या फिर कैसा है, डिस्टिल्ड वाटर है। तो देखिए ये रेड लिटमस है, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि जब रेड लिटमस रहेगा तो मान लीजिए बेस वाला ट्यूब में, बेस वाला सॉल्यूशन में हम उसको डालेंगे तो रेड कलर से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अगर ये ब्लू हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये टेस्ट ट्यूब क्या है, इसके अंदर बेस है, ठीक है। और अगर हम रेड में डालते हैं, हमें तो नहीं पता किस टेस्ट ट्यूब में एसिड है, किस टेस्ट ट्यूब में बेस है, ठीक है, सारा तो सेम कलर का दिखेगा, तो हम रेंडमली किसी में भी डालेंगे। तो अगर हम एसिड में डालते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। ये इसलिए नहीं चेंज होगा क्योंकि मैंने बताया था कि ब्लू रहता है तो रेड होता है, अब तो रेड ऑलरेडी है, इसका कलर चेंज नहीं होगा। या फिर डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो भी इसका कलर लिटमस पेपर का चेंज नहीं होगा क्योंकि ये तो डिस्टिल वाटर है, ठीक है। लेकिन फिर नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो देखेंगे रेड से ब्लू हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो आपका सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में ये बेस है। तो बेस पता चल गया, अब ब्लू हो गया वो। अब रेड लिटमस कैसा हो गया, बेस में हम डाले तो ब्लू हो गया। अब हम डालेंगे फिर से एसिड वाला टेस्ट ट्यूब में, अब एसिड वाला टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो ब्लू से रेड हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एसिड है। और अगर हम गलती से डिस्टिल वाटर में डाल दिए तो उसका कलर ब्लू ही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा, समझ जाएंगे कि डिस्टिल वाटर है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे एसिड और बेस का, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। अब देखिए एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी, इसको देख लेते हैं, एक्टिविटी 2.1 में देख लेते हैं क्या बोलता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। तो साइंस लेबोरेटरी से कुछ कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोल रहा है। पहला क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl जो होता है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हमारे स्टोमक में पाया जाता है, जो डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो H2SO4 जो होता है उसको हम लोग किंग ऑफ एसिड के भी नाम से भी जानते हैं, या फिर बैटरी एसिड भी इसको बोलते हैं। फिर है नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। ये सब जितने भी एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये हार्ड एसिड भी इसको हम लोग बोलेंगे। फिर है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये बेस है। ये आपको मैंने 4 जो बताया ये आपका क्या है, तो ये सब एसिड था, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर आता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब आपका क्या देखने को मिल रहा है, ये सब सारा जितना भी हाइड्रोक्साइड जो है ये सब सारा बेस है। तो ये सब आपको लेबोरेटरी से कलेक्ट करना है, ठीक है। अब बोला है put a drop of each of the above solution on which glass one by one on a test tube with a drop of the indicator shown in table 2.1। अब देखिए, अब हर एक का एक एक ड्रॉप जो है हमको वॉच ग्लास में डालना है, और उसका कलर कैसा चेंजिंग होता है उसके बारे में हमको लिखना है। मेरे पास क्या दिया है कि यहाँ पे रेड लिटमस है, ब्लू लिटमस है, और फेनोल्फेटलिन है, मिथाइल ऑरेंज है, सॉल्यूशन है, ये सब, ठीक है। तो रेड लिटमस है, ब्लू लिटमस है, फेनोल्फेटलिन है, मिथाइल ऑरेंज है। तो इस सब में अगर हम इसको यूज करके हम लोग 1 by 1 करके हम डालते हैं अगर, तो क्या चेंजिंग होता है उसके बारे में हम देखते हैं, और उसको हम लोग जो टेबल 2.1 है उसमें हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका रेड लिटमस सॉल्यूशन दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड लिटमस सॉल्यूशन दिख रहा है। तो अब इसमें रेड लिटमस दिया है, तो अगर हम लोग रेड लिटमस को बेस के प्रेजेंस में रखते हैं, बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो बेस के प्रेजेंस में रेड लिटमस को रखेंगे तो ब्लू कलर हो जाएगा चेंज, मैंने अभी बताया था, तो ब्लू हो जाएगा बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। अब एसिड के प्रेजेंस में ब्लू को रखेंगे तो रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे,
समझ में आ गया। अगर बेस के प्रेजेंस में रखेंगे रेड लिटमस को तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अगर एसिड के प्रेजेंस में रखेंगे तो रेड हो जाएगा। फिर से ब्लू लिटमस यहाँ दिया गया है, तो ब्लू लिटमस दिया गया है तो ब्लू लिटमस में अगर हम लोग एसिड के प्रेजेंस में ब्लू लिटमस को डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और रेड को फिर बेस के प्रेजेंस में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। अब फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन के बारे में बात कर लें। अगर इसको बेस के प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है, अगर फेनोल्फेथलीन में हम लोग बेस के प्रेजेंस में रखते हैं तो क्या हो जाता है, कलर इसका पिंक हो जाएगा। और अगर एसिड के प्रेजेंस में रखेंगे, एसिड के प्रेजेंस में रखेंगे ये कलरलेस हो जाता है। इसकी ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो ये अब बात, आप दो बातें याद रखिएगा कि अगर हम एसिड के प्रेजेंस में रखते हैं फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन को तो उसका कलर जो है वो कलरलेस हो जाएगा। अगर बेस के प्रेजेंस में रखेंगे तो पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के बारे में अगर बात करें तो एसिड के प्रेजेंस में इसका कलर रेड हो जाता है और बेस के प्रेजेंस में येलो हो जाता है। तो याद रखिएगा, अगर एसिड के प्रेजेंस में रखें तो कलर कैसा हो गया, रेड। और अगर बेस के प्रेजेंस में अगर हम लोग मिथाइल ऑरेंज को रखें तो कलर कैसा हो गया, तो येलो। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो ये टेबल क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि देर आर सम सबस्टांस हुज ऑर्डर चेंज एसिडिक और बेसिक मीडिया, ठीक है। तो कुछ सबस्टांस है जिसका ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, गंध जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो उसका ऑर्डर जो है चेंज हो जाता है एसिड और बेसिक मीडिया में, जिसको हम लोग ओलाफैक्टरी इंडिकेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो एसिड और बेस के प्रेजेंस में कुछ सबस्टांस का अगर ऑर्डर यानी स्मेल चेंज होगा तो उसको हम लोग ओलाफैक्टरी इंडिकेटर बोलेंगे। समझ में आ गया। अब कुछ ओलाफैक्टरी इंडिकेटर है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ ओलाफैक्टरी इंडिकेटर क्या क्या है, तो वनीला, ओनियन एंड क्लोव, ठीक है। तो ये सब क्या है, ओलाफैक्टरी इंडिकेटर है। अगर हम लोग इसको एसिड और बेस के प्रेजेंस में रखते हैं या फिर हम लोग उसको यूज करते हैं इसके साथ एसिड और बेस को, तो इसका जो है ऑर्डर चेंज होता है, कलर नहीं चेंज होगा, ऑर्डर चेंज होगा। और ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल, गंध, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। अब एसिड और बेस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्ट ट्यूब एंड एड ए फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। अब देखिए यहाँ पे मेटल के बारे में बात किया है तो आपको कुछ मेटल का नाम याद रखना पड़ेगा। जैसे आपको जिंक हो गया, ठीक है, Zn इसका होता है, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, बहुत सारा है, आयरन हो गया, ये सब मेटल है। तो फिलहाल आपको ये दो जो मैंने यहाँ पे लिखा तो इसके बारे में आपको याद होना चाहिए, इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसके अंदर हम लोग जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करेंगे, ठीक है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, तो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं जिंक ग्रेन्यूल का सरफेस में। तो देखते हैं कि क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि ये इसमें क्या किए हम लोग, जिंक ग्रेन्यूल्स को डालें, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर था 5 ml, इसके अंदर हम लोग जिंक ग्रेन्यूल को डालें, ठीक है। पास द गैस बीइंग इन्वॉल्व थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे इससे एक गैस निकला, इसको हम लोग डिलीवरी ट्यूब से सॉफ्ट सॉल्यूशन में हम लोग क्या किए, इसको ट्रांसफ़र किए, वहाँ पे भेजें। तो यहाँ पे भेजने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन। तो देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे बबल आना स्टार्ट हो गया। आप इसे देख पा रहे होंगे कि बबल जो है यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो देखते हैं और क्या लिखा है कि अब टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल। अब बर्निंग कैंडल को लेने के लिए बोला जा रहा है कि गैस जहाँ से बबल निकल रहा है वहाँ पे हम लोग बर्निंग कैंडल को लेंगे तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या किए, एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml सल्फ्यूरिक एसिड को लिए, उसमें कुछ जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड किए, उसमें से जो गैस निकला उसको सॉफ्ट सॉल्यूशन में हम लोग उसको डिलीवर किए। डिलीवर करने के बाद उसमें से एक गैस निकला, जो कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोप बबल फिल्ड विथ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस है। तो उसके बाद हम लोग क्या करें, एक बर्निंग कैंडल को उस गैस में
लगाएं। तो क्या ऑब्जर्व किए कि बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ पॉप साउंड। तो कैसा साउंड आ रहा है? पॉप साउंड। पॉप साउंड किसको बोलते हैं? ढक्कन खुलने का जो साउंड होता है ना, उस टाइप का साउंड जो है पॉप साउंड निकल रहा है उससे, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे बोला रिपीट दिस एक्टिविटी सम मोर एसिड। अब कुछ और एसिड को लेकर के इस टाइप का आप एक्टिविटी को रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी दिया है HCl HNO3 CH3 COOH। तो जनरली यहाँ पे हमने HCl के प्रेजेंस में इस एक्टिविटी को करके दिखाया, ठीक है। तो और भी एसिड्स हैं जिसके हेल्प से आप इस चीज़ को करके देख सकते हैं लेबोरेटरी में, या फिर स्कूल में टीचर जो पढ़ाएंगे उसमें आप करके देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज़ और है कि इसमें जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कि H2SO4 था, ठीक है, H2SO4। H2SO4 में हम क्या ऐड किए? जिंक ग्रेनुअल्स को ऐड किए। अब जिंक ग्रेनुअल को ऐड करने के बाद क्या हुआ? ZnSO4 बना। तो ZnSO4 क्या होता है? ये सॉल्ट होता है, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज किया। ये रिलीज मतलब उड़ना, हाइड्रोजन गैस उड़ा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो था ये सोप बबल्स से क्या निकल रहा है? आपको हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इस टाइप का रिएक्शन इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही वहाँ पे दिया है कि एसिड जो है मेटल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। सॉल्ट और हाइड्रोजन जो गैस जो है वो रिलीज करेगा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ये तो था आपका कि जब एसिड जो है वो मेटल के प्रेजेंस में आएगा तो क्या होगा। अब बेस जो है वो अगर मेटल के प्रेजेंस में आएगा तो किस टाइप का रिएक्शन बनेगा। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे ये बेस है, इसमें भी हम लोग जिंक लिए हैं। जिंक क्या है? यहाँ मेटल है। तो इसको अगर हम लोग इसके प्रेजेंस में लिए तो क्या बन गया? यहाँ पे सोडियम जिंकेट बन गया, और हाइड्रोजन गैस ये भी रिलीज कर रहा है। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि you find again that hydrogen is formed in the reaction, however such reaction are not possible in with all metal। तो हर एक मेटल में जो ये मैंने बेस के साथ रिएक्शन किया तो हर एक मेटल में ये हाइड्रोजन जो है ये फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शनल रिएक्शन है जिसमें ये होता है, तो जो एक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो था आपका कि जब एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो किस टाइप का रिएक्शन जो है यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। तो मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किस तरह से एसिड के साथ रिएक्शन करता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक्टिविटी 2.5 हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बोनेट के बारे में बात किया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CO3, ठीक है। ये होता है कार्बोनेट, ठीक है। अब मेटल कार्बोनेट बोला है तो मेटल में हम किसी को भी ले सकते हैं, सोडियम को ले सकते हैं। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? बस इसमें H जुड़ जाएगा, HCO3। तो ये क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी 2.5 देखते हैं क्या दिया है इसमें। तो 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब A और टेस्ट ट्यूब B, ठीक है। तो 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लेंगे टेस्ट ट्यूब A में, और 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे टेस्ट ट्यूब B में। तो 2 टेस्ट ट्यूब लिए हम, एक ठो A एक ठो B। तो टेस्ट ट्यूब A में हम सोडियम कार्बोनेट को लिए और दूसरे में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लिए, ठीक है। अब उसमें 2 ml जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी HCl को ऐड किए। तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो इस एक्टिविटी से कौन सा रिएक्शन बन के निकलता है? जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट लिए उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराएं तो NaCl कॉमन सॉल्ट बना, जो हम खाते हैं, यूज करते हैं हम लोग घर पे, इसीलिए इसका हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो कॉमन सॉल्ट बना और वाटर इससे मिला और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला, ठीक है। कब? जब हम सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किए, ठीक है। अब देखिए दोबारा हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर इसको रिएक्शन किए और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए, फिर आपका वही रिएक्शन देखने को मिला, सोडियम क्लोराइड जो कॉमन सॉल्ट होता है, वाटर मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। तो ये दोनों केस में आपको सेम रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए
ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व थ्रू लाइम वाटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर के साथ अगर हम लोग पास कराते हैं तो हमको क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है और वाटर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग वाइट प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का रिएक्शन आपको कम देखने को मिलेगा जब लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए एक रिएक्शन और है, जब हम लोग ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। अब जब हम लोग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम लोग पास कराते हैं किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, और उसमें वाटर को भी यूज करते हैं, हम लोग ऐड करते हैं और है आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं, तब हम लोग को क्या मिलता है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखने को मिलता है जो कि सोल्यूबल है वाटर में। ठीक है, तो जितना भी मेटल है तो ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जितना भी मेटल कार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। इसीलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर एसिड के साथ प्रेजेंस होता है तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे हाउ डू एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा एक दूसरे से तो क्या होगा उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है टेक 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो 2 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसमें 2 ड्रॉप फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन को डालेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है। ठीक है, अब उसके अंदर जब हम फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन को डालें, ठीक है, तो जब बेस में फेनोल्फेथलीन सॉल्यूशन को डालेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पूछा भी आपका व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो कलर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। समझ में आ गया। अब बोला है ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। अब HCl क्या है, आपका एसिड है। ठीक है, तो ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो एक एक बूंद करके उसमें HCl डालना है। अब HCl जैसे ही हम डालेंगे तो HCl तो एसिड है आपका, HCl क्या है, एसिड है, तो इसका कलर कैसे हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि इज देयर एनी कलर चेंज फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, क्या कोई कलर चेंज होता है। वाई डिड द कलर ऑफ फेनोल्फेथलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। अब उसमें हम एसिड को अगर ऐड किए तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोई कलर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.6 आपको क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। तो देखिए उसी का यहाँ पे रिएक्शन लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाले किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, तो NaCl बना और वाटर बना। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जब मैंने बेस को एसिड के साथ रिएक्शन किया तो कॉमन सॉल्ट और वाटर मिला। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ को बताया था। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब एसिड को ऐड करेंगे बेस के साथ तो सॉल्ट और वाटर देता है। ठीक है, और इस ये रिएक्शन जो है इससे कॉमन सॉल्ट मिलता है जिसको हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए घर में यूज करते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, डॉट तो नहीं होना चाहिए इस पर क्योंकि मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया था, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्टिविटी आपको 2.7 दिख रहा होगा। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड हम लोग लेंगे तो लेते हैं CuO। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का यही होता है केमिकल फॉर्मूला। इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम उसमें ऐड करेंगे तो HCl होता है। ठीक है, अब बोला है स्लोली वाइल स्ट्रिंग। अब धीरे धीरे उसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे। ठीक है, तो नोट द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो इसका कलर कैसा होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, ब्लू ग्रीन कलर होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग रिएक्शन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। लिख के CuCl2 बनेगा और क्या बनेगा, तो H2O तो देगा ही, वाटर तो मिलेगा ही इससे, है ना। ठीक है, तो H2 है। ठीक है, इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। तो ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर
क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड जो है यहाँ पे बन रहा है ना इस रिएक्शन में, इसी के कारण इसका कलर जो है ब्लू ग्रीन देखने को मिल रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड में अगर हम एसिड को ऐड करते हैं तो सॉल्ट और वाटर इससे भी मिलता है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। तो मैंने अभी देखा रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, तो मेटालिक ऑक्साइड को हम एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे थे, यहाँ पे नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्शन करेंगे। तो आपको ये दोनों चीज़ में बस एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, यहाँ पे आपको लिखा है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटालिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड से अगर हम लोग बेस को रिएक्शन कराते हैं तो वो कैसा होता है, इसका नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, और अगर हम लोग मेटल ऑक्साइड से अगर रिएक्शन कराते हैं तो इसका कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मेटालिक ऑक्साइड सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, तो इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। बस यही दोनों चीज़ जो है दोनों में आपको याद रखना है। ठीक है, और कुछ नहीं है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पे बोला है कि वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सबस्टांस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेजल। तो कोई भी कर्ड या सोर्स सबस्टांस अगर हम बात करें तो ये दोनों चीज़ कैसा होता है, खट्टा होता है, और खट्टा चीज़ है इसका मतलब श्योर है कि उसमें एसिड होगा। तो एसिड जब मेटल के प्रेजेंस में आएगा, ठीक है, अभी भी मैंने बताया कि एसिड जब मेटल के प्रेजेंस में आता है तो सॉल्ट बनाता है। ठीक है, और वो कैसा सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट नहीं है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते खाने में, वो एक तरह से जहर है। ठीक है, पॉइजन है वो। तो इसीलिए हम लोग कोई भी मेटल के वेजल में, बर्तन में हम लोग खट्टा चीज़ या दही को नहीं रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है, जो मैंने अभी आपको 2.3 जो बताया है ना, तो उसमें मैंने आपको बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड 5 ml का हम लिए थे एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें जिंक ग्रेनुल्स डाले थे। अब उसमें जो गैस लिबरेट हो रहा था सॉफ्ट सॉल्यूशन में, उससे कौन सा गैस निकल रहा था, हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। अब उस हाइड्रोजन गैस को हम लोग एक बर्निंग कैंडल के साथ पास कराएं तो पॉप साउंड जो है वो निकल रहा था। तो जो एक्टिविटी 2.3 है वो यही चीज़ को दिखा रहा था, तो उसको आप एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो अब तीसरा क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। अब देखिए, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब कोई मेटल कंपाउंड ए है, वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, मतलब ऑब्वियसली HCl से कर रहा है ना, HCl से कर रहा है। अब बोला ये है, अब ऐड में यहाँ पे भी कुछ होगा। ठीक है, हम देखते हैं आगे पढ़ के। टू प्रोड्यूस इफरवेसेंस द गैस इवॉल्व extinguishes a burning candle, write a balanced chemical equation for the reaction of one of the compound form a calcium chloride। अब एक ठो कैल्शियम क्लोराइड यहाँ बन रहा है, CaCl2। ठीक है, अब इस टाइप का रिएक्शन में H2O तो बनेगा ही और CO2 बनेगा ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, तो CO3 हो गया, कार्बोनेट हो गया, और कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3। तो यहाँ पे ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस थर्ड वाले क्वेश्चन का रिएक्शन जो है ये हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम देखेंगे कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो एसिड और बेस सॉल्यूशन जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग होता है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो हम प्रीवियस सेक्शन में देख चुके हैं कि एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, तो एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि एसिड बेस इंडिकेटर उसको बोलते हैं जो एसिड और बेस को अलग करने में या फिर एसिड बेस को हम पहचानने में यूज करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर का, है ना, ये मैंने आपको पहले बताया है। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ मैंने आपको और बताया है कि H+ आयन जो होता है, जो भी एसिड होता है उसमें जितना ज़्यादा H+ आयन होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी अगर बेस है तो जितना ज़्यादा OH- आयन उसमें होगा उतना ज़्यादा वो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि किस एसिड में कितना ज़्यादा H+ आयन है और कितना ज़्यादा
OH माइनस आयन है किसी बेस में, इसको हम किस तरह से पता लगाएंगे, ठीक है, उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो इसको हम पता लगा सकते हैं किसके थ्रू, यूनिवर्सल इंडिकेटर के थ्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या शो करता है, अलग अलग कलर आपको शो करेगा अलग कंसंट्रेशन में, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वो अलग अलग कलर पे उसको शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक स्केल होता है जिसको हम हाइड्रोजन आयन मेज़र करने में यूज करते हैं कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन में, ठीक है, जिसको हम लोग पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। तो पीएच स्केल क्या होता है, देखिए पी मतलब होता है पावर, ठीक है, पावर, और एच मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो आप जानते हैं हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है उसको हम मेज़र करने के लिए पीएच स्केल का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज इन जर्मन मीनिंग पावर। तो पीएच जो है, जहाँ पे पी का मतलब क्या है, पोटेंज, ये जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है पावर, ठीक है। अब देखिए ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 to 14। तो भी पीएच स्केल में हम मेज़र कर सकते हैं 0 से 14 तक। अब 0 है मतलब वेरी एसिडिक, अब 14 मतलब वेरी अल्कलाइन। अब मैंने आपको अल्कलाइन या अल्कली के बारे में भी बताया है, जो बेस वाटर में पूरी तरह से घुल जाता है वो अल्कली होता है, अल्कलाइन होता है, ठीक है। अब देखिए पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो जो पीएच स्केल होता है वो नंबर के थ्रू दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा उस सॉल्यूशन में एसिड है या कितना ज़्यादा वो बेस है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 0, 7, इसमें ये मेजरिंग दिया हुआ है 0, 7 और 14, ये मेजरिंग दिया हुआ है। तो 7 से इधर ये एसिडिक नेचर का होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 7 से नीचे जो है वो एसिडिक नेचर का है, और 7 से अगर ऊपर जाता है ये बेसिक नेचर का होगा। मतलब 7 से नीचे क्या क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4, 3, 2, 1, 0, ये सब एसिडिक नेचर को दिखाता है। और 7 से अपर होगा तो बेस नेचर को दिखाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि H प्लस आयन बढ़ेगा, ठीक है, H प्लस आयन जो है बढ़ेगा तो क्या होगा, अब H प्लस आयन बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो पीएच स्केल में हम उसको किधर दिखाएंगे, 7 से लेस देन, किधर दिखाएंगे, 7 से लेस देन। मतलब H प्लस आयन अगर बढ़ते जाएगा तो हम उससे समझ सकते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन उसमें ज़्यादा है। जैसे देखिए हम आपको बताते हैं, मान लीजिए एक कंटेनर लिए A, एक कंटेनर लिए B, ठीक है, इसमें कुछ सॉल्यूशन है, इसमें भी कुछ सॉल्यूशन है। अब इसमें जो सॉल्यूशन है इसमें H प्लस आयन ज़्यादा है, H प्लस आयन ज़्यादा है मतलब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो इसका जो पीएच स्केल होगा ये मान लीजिए 2 होगा और इसका पीएच स्केल 3 है, ठीक है। तो 2 है, इसका मतलब ये है कि इसमें H प्लस आयन जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसमें 3 है इसका एसिडिक नेचर इस सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो H प्लस आयन है ये इसके रिस्पेक्ट में इसमें H प्लस आयन कम है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए इसका क्या है वैल्यू, पीएच स्केल वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट ऑन एसिडिक सॉल्यूशन। तो अगर 7 से कम रहा तो एसिडिक सॉल्यूशन को दिखाएगा, ठीक है, और 7 to 14 रहा तो बेसिक सॉल्यूशन को दिखाएगा। मतलब OH माइनस कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका इधर जाएगा पीएच स्केल में वैल्यू तो H प्लस आयन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता दिखेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा H प्लस आयन जो है इंक्रीज होता दिखेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरली पेपर इम्प्रीगेंटेड विथ द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच, ठीक है। तो पेपर इम्प्रीगेंटेड होता है जिसको हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर में यूज करते हैं मेज़र करने के लिए, पीएच का वैल्यू मेज़र करने के लिए, ठीक है। इम्प्रीगेंटेड मतलब होता है सॉल्ट, मतलब सोखना, ठीक है,
सॉक्ड बोलते हैं ना, सोखना, मतलब वो किसी भी लिक्विड को सोखता है तो सॉफ्ट हुआ, उसी को हम लोग पेपर इम्प्रीगेंटेड बोलेंगे, एक पेपर की तरह होता है। ठीक है, तो ये तो था आपका pH स्केल। इसमें जानने वाली कौन कौन सी बात है उस पर बात कर लेते हैं जनरली। ठीक है, तो जो pH स्केल होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। सबसे पहली तो बात ये है कि आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको बोलेंगे, तो pH स्केल को बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है कि pH का मतलब क्या होता है, तो pH स्टैंड फॉर पोटाइन इन जर्मन मीनिंग पावर। ठीक है, ऑन द pH स्केल वी कैन मेजर pH जनरली फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14। दूसरा चीज़ ये है। ठीक है, अब तीसरा चीज़ ये है कि pH ऑफ नेचुरल सॉल्यूशन इज 7, वैल्यू लेस देन 7 ऑन द pH स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। अगर लेस देन 7 होगा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। 7 to 14 क्या दिखाएगा, तो ये OH माइनस कंसनट्रेशन हाइयर दिखाएगा, मतलब बेस ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा बेसिक नेचर का सॉल्यूशन है, इसको दिखाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे क्या है कि 7 जो होता है वो क्या दिखाता है, तो न्यूट्रल को दिखाता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आपको दिखाया गया है 0 से लेकर के, ठीक है, 14 तक दिखाया गया है। तो देखिए गैस्ट्रिक जूस होता है, उसका pH मान कितना दिया गया है यहाँ पे 1, तो 1 है, इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक है। फिर आपका लेमन जूस हो गया, फिर प्योर वाटर या फिर ब्लड। ठीक है, अब देखिए 7 जो हम आपको अभी बोल रहे थे कि यह न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल का मतलब हुआ कि जो हम नॉर्मल वाटर जो हम यूज करते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, उसका जो pH मान होता है, pH वैल्यू जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है, तो 10 होता है। तो इसका मतलब ये है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, ब्लड। देखिए यहाँ पे ब्लड आपको दिख रहा होगा, ब्लड का कितना होता है pH वैल्यू 7.4, मतलब ना तो हम इसको बेसिक बोल सकते हैं ना तो हम एसिडिक बोल सकते हैं। न्यूट्रल होता है लेकिन 7.4 है, इसलिए बेसिक की तरफ जा रहा है, बेस की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा सा बेस होता है हमारा ब्लड, है ना। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। इसका pH वैल्यू कितना है, तो 14। इसका मतलब ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो होता है स्ट्रेंथ जो एसिड बेस का होता है वो किस पे डिपेंड होता है, तो H+ आयन और OH- आयन पे डिपेंड होता है कि अगर कोई एसिड जो है H+ आयन बहुत ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है H+ आयन, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। और OH- अगर कोई बेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा बेसिक है। ठीक है ना। अब देखिए H+ आयन अगर बहुत ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और OH- अगर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है कोई बेस, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। बस आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। अब हमारे दैनिक जीवन में, एवरीडे लाइफ में हम pH को किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। अब हमारा बॉडी जो है वो किस pH रेंज में काम करता है, तो 7.0 से लेके 7.8 pH स्केल में जनरली ये काम करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन नैरो रेंज ऑफ pH चेंज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, जिसे हम लोग हो गए, ह्यूमन बीइंग जो हो गया, वो सर्वाइव कर पाता है pH स्केल मेजरिंग कितना, 7.0 से लेके 7.8 तक। ठीक है, अब देखिए जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन के बारे में आपने सुना होगा कि व्हेन pH रेन वाटर इज लेस देन 5.6। अब लेस देन 5.6 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एसिड रेन बोल देंगे। अब एसिड रेन अगर रिवर में फ्लो होता है, ठीक है, तो उसका pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, मतलब रिवर वाटर क्या हो जाएगा, एसिडिक। तो एक्वेटिक लाइफ जो है क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका एवरीडे लाइफ में इसको जनरली यूज होता है। और एसिड रेन का बोला जाता है कि जब एसिड रेन होता है तो फसल जो है आपका वो भी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो एसिड रेन एक तरह से क्या है, वो हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी और एक्वेटिक लाइफ के लिए भी। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट इज द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड। ठीक है, अब pH जो सॉइल का होता है वो क्या होना चाहिए, तो प्लांट जो है उसको भी एक स्पेसिफिक pH रेंज का जरूरत होता है, कोई भी प्लांट को हेल्दी ग्रोथ के लिए, कोई भी प्लांट का हेल्दी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में किस तरह से pH का यूज है उसके बारे में बात करते हैं।
तो हमारा जो स्टोमक होता है वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस करता है। क्यों? तो फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, अब स्टोमक को बिना कुछ नुकसान किए ये भोजन को हमारे स्टोमक से डाइजेस्ट करने में ये मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? HCl होता है। आपको तो ये पता ही होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अब देखिए इनडाइजेशन जब होता है तो स्टोमक जो है प्रोड्यूस करता है बहुत ज़्यादा एसिड, जिसके कारण से क्या होता है? पेन होना स्टार्ट हो जाता है हमारे स्टोमक में, या इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड। तो उससे बचने के लिए हम लोग एंटासिड लेते हैं। ठीक है, तो एंटासिड क्या करता है? न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। माइल्ड बेस इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो माइल्ड बेस को हम लोग जनरली इस पर्पस से बचने के लिए इससे बचने के लिए जनरली हम लोग इसका यूज करते हैं। किसका? तो एंटासिड का, है ना। अब हम बात करते हैं पीएच चेंज इन द कॉज ऑफ टूथ डीके। तो जब हमारे माउथ का पीएच चेंज होगा तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब पीएच वैल्यू माउथ का 5.5 से कम होता है तो टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। अब जो टूथ एनिमल होता है, टूथ एनिमल किसको बोलते हैं? जनरली टूथ का जो आउटर लेयर होता है उसको टूथ एनिमल बोलते हैं। यह क्या चीज़ का बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड का बना होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी का। ये वाटर में तो नहीं घुलेगा, लेकिन जब पीएच का वैल्यू 5.5 से कम होगा तो ये कोरेडेड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद कुछ फूड पार्टिकल जो होता है हमारे माउथ में बच जाता है, रिमेनिंग हो जाता है। तो इससे इसका बेस्ट वे है इससे बचने का क्या, कि खाना खाने के बाद आफ्टर ईटिंग माउथ को हम क्लीन कर ले। ठीक है, अब या फिर टूथपेस्ट का यूज करें जो कि जनरली बेसिक होता है। तो वो क्या होगा? फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। तो अगर हम बेसिक टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट में बेस है, उसको हम जब यूज करेंगे तो वो हमारे माउथ का जो एसिड है उसके साथ न्यूट्रलाइज करके वो क्या करेगा? टूथ डीके से बचाव करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम टूथ डीके से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। अब कुछ एनिमल जो होते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए, अपना बचाव करने के लिए कुछ केमिकल का यूज करते हैं। ठीक है, तो कभी आपने देखा होगा, या फिर जो आप हनी बी होता है, हनी बी के आसपास जाएगा तो वो क्या करेगा? आपको आके काट लेगा। लोग बोलते हैं ऐसा कि काट लेता है, स्टंग कर देता है वो। ठीक है, बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन और इरिटेशन। तो देखिए कभी तो हनी बी जो होता है स्टंग कर देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी का स्किन में। तो जनरली वो क्या करता है? उसके अंदर एसिड होता है। ठीक है, एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग कौन सा एसिड बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। तो फॉर्मिक एसिड उसके अंदर पाया जाता है, जो हमारे स्किन में आने के बाद क्या होता है? वो एक तरह का जलन पैदा करता है। ठीक है, इरिटेशन होता है। तो अगर हम माइल्ड बेस या बेकिंग सोडा का यूज करें जहाँ पे स्टंग एरिया में, तो हमको रिलीफ देगा। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा स्टिंगिंग हेयर नेटल लीफ इंजेक्ट मेथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो जो नेटल लीव्स होता है, ठीक है, उसमें मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। जब हमारे स्किन को वो टच करेगा तो उसी तरह से इरिटेशन होता है। आपने देखा होगा जनरली फॉरेस्ट में पाया जाता है, या फिर कहीं घर के आसपास भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये क्या होता है? नेटल इज अ हार्बेसियस प्लांट विच ग्रो इन द वाइल्ड। ठीक है, तो ये हार्बेसियस प्लांट होता है जो वाइल्ड में आपको ग्रो करता हुआ कहीं पे दिख जाएगा। ठीक है, अब इस लीफ का स्टिंगिंग हेयर होता है। ठीक है, जिसके कारण पेनफुल स्टिंग होता है जब वो टच करता है एक्सीडेंटली, गलती से अगर टच कर गया तो। ठीक है, क्यों होता है इस तरह से? जब उसका आपका लिप्स टच करता है स्किन में, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर मिथेनोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? तो रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। अब डॉग प्लांट जो होता है ये इसी प्लांट के आसपास डॉग प्लांट पाया जाता है। तो जहाँ पे ये स्टिंग किया है, जहाँ पे वो टच हुआ है, तो वहाँ पे हम इस डॉग प्लांट का यूज करके उसको रब करेंगे तो क्या होगा? हमको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो जनरली उसी प्लांट के आसपास डॉग प्लांट मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप
आप कहीं जाइए, फॉरेस्ट में जाइए या फिर आसपास कहीं घूमिए, तो आपको इस तरह का चीज़ अगर देखने को मिलता है तो आप इस तरह का ट्रेडिशनल रेमेडीज़ यूज कर सकते हैं इससे बचने के लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड होता है, जैसे विनेगर हो गया। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टमेराइंड में टर्ट्रिक एसिड, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। अब मिल्क में, मिल्क में या फिर मिल्क से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। लेमन में साइट्रिक एसिड होता है। एंड स्टिंग में मेथेनोइक एसिड होगा। नेटल स्टिंग में मेथेनोइक एसिड होता है। मतलब दोनों में ये क्या होता है? मेथेनोइक एसिड ही होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था हनी बी में फॉर्मिक एसिड होता है, तो जनरली मिथेनोइक एसिड बोल ले या फॉर्मिक एसिड बोल ले, एक ही चीज़ होता है ना। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि दो सॉल्यूशन है ए और बी, दो सॉल्यूशन ले लेते हैं ए और बी, एक ए ले लिए एक ये बी ले लिए, ठीक है। द pH ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, तो pH ऑफ सॉल्यूशन ए जो है वो 6 है, एंड pH ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8, तो बी का कितना है? तो 8 है। तो विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो किस सॉल्यूशन का ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होगा और कौन एसिडिक होगा और कौन बेसिक होगा, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा है। तो मैंने अभी आपको बताया जो 7 से लेस देन होता है, ठीक है, वो एसिडिक होता है। तो एसिडिक होगा तो ज़्यादा H+ आयन देगा। तो 7 से लेस देन कौन है? ये है। तो इसमें ओबियसली क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो H+ आयन ज़्यादा देगा, ठीक है। और जो ग्रेटर देन 7 होता है, अब ग्रेटर देन जो 7 होगा तो वो कौन सा सॉल्यूशन है? बी। तो इसका मतलब ये क्या है? बेस है, H+ आयन ये कम देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What effect does the concentration of H+ आयन have the nature of the solution? अब देखिए H+ आयन जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी सॉल्यूशन का नेचर में क्या इफेक्ट पड़ेगा? H+ आयन अगर ज़्यादा हुआ, मोर हुआ, तो ज़्यादा एसिडिक होगा, लेस देन होगा तो क्या होगा? कम एसिडिक होगा। यही इफेक्ट पड़ेगा और तो कुछ पड़ेगा नहीं H+ आयन से, है ना। अब ये तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि डू बेसिक सॉल्यूशन हैज ऑल्सो हैव H+ आयन, तो क्या बेसिक सॉल्यूशन में H+ आयन होगा? तो बेसिक सॉल्यूशन में तो H- आयन होता है, वो H+ आयन तो होता नहीं है, ठीक है। तो आगे हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देन वाई आर दिस बेसिक, ठीक है। चलिए तो अब हम देखेंगे मोर अबाउट सॉल्ट। तो हम इसमें देखेंगे कि सॉल्ट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस सेक्शन में देख चुके हैं कि सॉल्ट का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, लेकिन इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्ट का प्रिपरेशन और उसका प्रॉपर्टीज़ और उसके अलग अलग यूजेस क्या होते हैं, उसके बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी 2.13 के बारे में बात करते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में। देखिए सॉल्ट जो होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है, ठीक है। तो कुछ सॉल्ट जो होता है उसको हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, और कुछ सॉल्ट जो होता है वो यूजलेस होता है, वो हमारे काम की नहीं होती, ठीक है। तो डिफरेंट फैमिली ऑफ सॉल्ट जो है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। जैसे आपका हो गया पोटासियम सॉल्ट, ठीक है। अब पोटासियम सॉल्ट क्या होता है? तो K2SO4 को हम लोग पोटासियम सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट किसको बोलेंगे? तो Na2SO4, ये क्या हो गया? सोडियम सल्फेट हो गया, ये भी एक सॉल्ट है। फिर आता है आपका कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट किसको बोलेंगे? तो CaSO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कैल्शियम सल्फेट बोलेंगे। फिर हम देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है? तो MgSO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या होगा? तो CuSO4, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? कॉपर सल्फेट। फिर आता है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग घर पे यूज करते हैं। किस पर्पस के लिए? तो ईटिंग पर्पस के लिए, भोजन बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल्स बनाते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं इसको। तो इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। किसको? सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। तो ये खाने वाला सॉल्ट होता है जनरली, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा आता है आपका सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? NaNO3, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3, ये होता है सोडियम नाइट्रेट, ठीक है।
अब आता है आपका सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट किसको बोलेंगे हम लोग, तो NaNO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम नाइट्रेट। ये सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हुआ। फिर आता है आप क्या, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आता है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl, इसको बोलते हैं क्या, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इतने सारे सॉल्ट के फैमिली होते हैं जनरली, जिसमें हम लोग खाने के लिए किसको यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड को। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड किस तरह से फॉर्मेशन होता है उसको हम देख लेते हैं। प्रीवियस सेक्शन में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH, इसका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। और ये जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl, प्लस वाटर बनेगा, H2O। ठीक है, देखिए जो NaCl यहाँ आपको दिख रहा है, यही होता है कॉमन सॉल्ट। तो किसके किसके बीच रिएक्शन होने से ये कॉमन सॉल्ट बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से ये क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसके हम लोग खाने में यूज करते हैं इसको। ठीक है, चलिए आपको बेसिक बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला है, आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो इसमें एसिड और बेस को से मिल करके तो सॉल्ट बनता ही है, ये हम सभी जानते हैं। तो इसमें आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का एसिड और किस टाइप का बेस से मिल करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट बना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले करके, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, ये बेस हो गया, और HCl क्या हो गया, ये एसिड हो गया। तो ये अलग अलग टाइप का एसिड और बेस मिल करके सॉल्ट बना था। ठीक है, तो इसमें तो ये तो जनरली कॉमन सॉल्ट के लिए मैंने एसिड बेस लिया था। तो और भी सॉल्ट हैं जो अलग अलग टाइप से ले करके और सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स। तो सॉल्ट जो होता है उसके पास सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होता है। अब देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल आर सेड टू बिलोंग ए फैमिली। तो जब सॉल्ट जो होता है वो सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल से बिलोंग करेगा, तो वो क्या होता है, ये सॉल्ट फैमिली से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इज सेड टू बिलोंग टू फैमिली, तो फैमिली से बिलोंग करेगा। तो इसको हम समझते हैं किस तरह से। ठीक है, जैसे आपका सोडियम क्लोराइड हुआ, और यहाँ पे आप क्या हो गया, Na2SO4। Na2SO4 को हम अभी आपको क्या बताए थे, सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो Na2SO4 को हम क्या बोले, सोडियम सल्फेट। अब ये दोनों जो है सोडियम सॉल्ट से के फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये दोनों सेम रेडिकल्स से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, सेम फैमिली से हुआ। इसको हम लोग बिलोंग टू अ फैमिली, मतलब सोडियम फैमिली से बिलोंग करता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटासियम क्लोराइड हो गया, ये भी बिलोंग कर रहा है क्लोरीन क्लोराइड सॉल्ट से। तो ये दोनों सेम रेडिकल से हो गया, सेम फैमिली से हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे pH ऑफ सॉल्ट के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए pH ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, तो जैसे सॉल्ट जब फॉर्मेशन होता है तो एसिड और बेस के रिएक्शन से होता है। और मैंने आपको बताया था कि एसिड और बेस कितना स्ट्रांग है, इसको मेज़र करने के लिए हम लोग pH स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट में कितना pH है, pH का वैल्यू कितना है सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट का, उसके बारे में हम एक्टिविटी 2.14 में देखेंगे। देखिए अब कुछ आपको यहाँ पे सॉल्ट को कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटासियम नाइट्रेट हो गया, एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। ठीक है, सोडियम एसीटेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये सभी सॉल्ट को कलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद चेक देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक है, अब वाटर में इसका सोल्युबिलिटी हमको चेक करना है। यहाँ पे हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, याद रखिएगा, इसको हम सोल्युबिलिटी जब चेक करेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर हम इसमें लेंगे। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर हो गया। ठीक है, उसमें कोई चीज़ का मिक्सअप ना हो। ठीक है, और हम क्या चेक करेंगे, चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस एंड फाइंड द pH यूजिंग द pH पेपर। अब हम इसका सॉल्यूशन को चेक करेंगे लिटमस से। ठीक है, लिटमस पेपर से उसको चेक करेंगे, और pH स्केल का हम यूज करेंगे उसमें। ठीक है, pH पेपर का हम यूज करेंगे उसको चेक करने के लिए कि कितना उसमें एसिड का मात्रा और कितना उसमें बेस का मात्रा है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द सॉल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो कौन सा सॉल्ट जो है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, उसको पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करने में और आइडेंटिफाई करके इस टेबल में जो है आपको फिल करना है। ठीक है, बस इसमें यही था। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे लिखा है कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू ऑफ 7। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिला तो क्या होगा, उसका pH वैल्यू 7 होगा, तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए एक हम स्ट्रॉन्ग एसिड लिए A और एक स्ट्रॉन्ग बेस लिए B। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन हुआ तो इसका जो सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इस तरह से वो न्यूट्रल होगा, उसका pH वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम देखते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विथ pH वैल्यू लेस देन 7। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे और वीक बेस लेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब लेंगे तब pH वैल्यू कैसा होगा, लेस देन 7 होगा। अब लेस देन 7 होगा pH वैल्यू, तो ऑब्वियसली ये एसिडिक होगा, इसमें एसिड का मात्रा ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और क्या लिखा है, व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एक सॉल्यूशन लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस का, एक सॉल्यूशन लेंगे वीक एसिड का। ठीक है, बी सॉल्यूशन लेंगे वीक एसिड का, और जब इसको रिएक्शन कराएंगे तब उसमें क्या होगा, जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा। pH स्केल में वैल्यू जब होगा इसका ग्रेटर देन 7 होगा, इसका मतलब ये जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक इन नेचर होगा, उसमें बेस का मात्रा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लिखा है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि कॉमन सॉल्ट किस तरह से बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। HCl के साथ रिएक्शन किया और फिर क्या बना, NaCl बना और वाटर बना। ठीक है, तो यही होता है फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो यही मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया था। तो यही यहाँ पे लिखा है कि द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो कम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसको कंबाइन करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड मिलेगा, जिसको हम लोग कॉमन सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए सॉलिड सॉल्ट जो होता है वो वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाता है। ठीक है, अब ये इसमें जो होता है, ये सॉल्ट जो होता है इसमें इम्प्यूरिटीज़ होता है, ब्राउन कलर वो जनरली दिखता है कि इम्प्यूरिटीज़ कारण, मतलब वो उसको हम प्योर सॉल्ट नहीं बोल सकते, इसीलिए इम्प्यूरिटीज़ होता है, तो हम लोग उसको ब्राउन या रॉक सॉल्ट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि दीज लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्यूरिटीज़। अब ये जो सॉल्ट होता है वो देखने में कैसा होता है, तो ब्राउन होता है, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारा इम्प्यूरिटीज़ पाया जाता है, तो जनरली ब्राउन हो जाता है। तो इस टाइप का सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट का हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि महात्मा गांधी दांडी मार्च, ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है दांडी मार्च किए थे नमक कानून को तोड़ने के लिए, तो उसके बारे में आपने सुना होगा। ये महात्मा गांधी का स्ट्रगल है, तो ये तो आपका हिस्ट्री का पार्ट है, तो आपको पढ़ने को मिलेगा जनरली हिस्ट्री में, देख लीजिएगा उसे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, जो था इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया। अब देखिए कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल। अब देखिए बहुत सारे सॉल्ट हैं कॉमन सॉल्ट में, तो कॉमन सॉल्ट दस इम्पोर्टेंट इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूजेस। तो डेली यूजेस में हम जनरली कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं, तो उसका भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होता है। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये सारे हैं जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इस सभी के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, और उसका क्या यूज है डेली लाइफ में, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड्स का। ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्रीन। तो जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराएंगे, ठीक है,
एक्वस सॉल्यूशन के साथ एक्वस सॉल्यूशन में, और उसमें क्या रहेगा, सोडियम क्लोराइड रहेगा। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद वो टूटने के बाद क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फ्रॉम क्लोरीन एंड अल्कली फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है क्लोर, वो क्लोरीन बनाता है। ठीक है, और अल्कली जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये सोडियम क्लोराइड है, वाटर में लिए, अब उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से पास कराएंगे, तो ये 3 जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, इसमें जो डिकम्पोज हो जाएगा। अब इसका अलग अलग यूज़ है, तो क्या यूज है इसका, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपका है, तो क्लोरीन गैस से जो निकला, ये जो क्लोरीन प्रोडक्ट बना, इसका क्या यूज होता है, तो वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, पीवीसी बनाने में, डिसइंफेक्टेंट में, सीएफसी में और पेस्टिसाइड बनाने में इसका जनरली यूज होता है। फिर आपका हाइड्रोजन गैस भी निकला, तो हाइड्रोजन गैस क्या चीज़ में यूज होता है, तो फ्यूल में होता है। ठीक है, मैग्राइन में होता है, अमोनियम होता है, और फर्टिलाइज़र में इसका यूज करते हैं। फिर आया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, तो डीग्रीजिंग मेटल में, सॉप डिटर्जेंट में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, तो हम सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के साथ एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी के साथ पास कराएं, तो ये 3 प्रोडक्ट बना, और तीनों प्रोडक्ट जो है अलग अलग टाइप का यूज़ को दिखाता है, अलग अलग टाइप में हम यूज़ उसको करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो वी हैव ऑलरेडी कम टू नो that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride ब्रीन। ठीक है, तो क्लोरीन का कैसे प्रोड्यूस होता है, जब एक्वस सोडियम क्लोराइड को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्लोरीन प्रोड्यूस होता है। अब ये क्लोरीन गैस जो है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन एंड ड्राई सिलेक्ट लाइम। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, किसके एक्शन से, सिलेक्ट लाइम के एक्शन से ये ब्लीचिंग पाउडर जो है फॉर्मेशन होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ये याद रखिएगा आप कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, ये CaOCl2 होता है। ये एग्जाम में जनरली MCQ में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका डायरेक्ट सिलेक्ट लाइम है, ये क्लोरीन है, और यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है, और ये वाटर जो है अलग हो गया। तो ये रिएक्शन भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसका यूज़ का, कि इसका यूज कहाँ पे होता है। अब फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसको क्या करते हैं हम लोग, कॉटन और लिनेन को उसका कलर रिमूव करने में हम लोग इसको यूज करते हैं। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। अब पेपर फैक्ट्री में जो वुड पल्प होता है, लकड़ी का जो पल्प होता है, उसका कलर रिमूव करने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपका फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, तो लॉन्ड्री में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से भी हम लोग केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और हम लोग जो वाटर होता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए भी इसको यूज करते हैं, या ड्रिंकिंग पर्पस में लाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेकिंग सोडा। द बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज बाय द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिप्सी पकौड़ा एट्सेट्रा। तो बेकिंग सोडा को हम लोग यूज करते हैं किचन में कोई टेस्टी क्रिप्सी पकौड़ा बनाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कभी कभी इसको हम लोग बहुत जल्दी खाना पकाने के लिए, बहुत जल्दी पक के और टेस्टी बन जाए उसके लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। अब इसका केमिकल नाम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप का MCQ में आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए, इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड इज एन ऑफ द रॉ मटेरियल, तो सोडियम क्लोराइड के हेल्प से इसको बनाया जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है, ये सभी को मिला देंगे तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा और अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखने को मिलेगा, इस तरह से फॉर्मेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा का नाम देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब देखिए, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, कैसे होता है ये देखते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और 3 प्रोडक्ट में ये चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो घरेलू पर्पस में, घर में हम डोमेस्टिक पर्पस में अलग अलग टाइप में हम यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं तो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर बनाने में इसको यूज करते हैं। यूज अ मिक्सर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टर्टरिक एसिड व्हेन बेकिंग पाउडर हीटेड मिक्स इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब देखिए, हम लोग इसको यूज करते हैं बेकिंग सोडा बनाने के लिए, माइल्ड एडिबल एसिड बनाने के लिए, जैसे टर्टरिक एसिड हो गया। टर्टरिक एसिड मतलब इमली में जो होता है खट्टा। ठीक है, अब बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करेंगे या मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो क्या देगा उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये रहा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, H+ आयन है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया। तो इसको जब हम बेकिंग पाउडर को हीट करेंगे या मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो इस टाइप का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है प्रोड्यूस, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको देखने को मिल रहा है इसका क्या काम है, तो जो ब्रेड होता है या केक होता है उसको सॉफ्ट और स्पंजी मतलब फुला देता है, फुलाने का काम करता है, जिससे खाने में सॉफ्ट हमको महसूस होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जनरली यहाँ पे यही काम है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड बीइंग अल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ। ठीक है, तो एंटासिड को हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, तो स्टोमक में जब पेन होता है तो उसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमको स्टोमक में रिलीफ मिलता है। ठीक है, इट ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज करते हैं हम लोग, आग बुझाने में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, तो वॉशिंग सोडा है। देखिए, अब हम देखेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये भी कहाँ से मिलता है, तो आपका सोडियम क्लोराइड से ही ये मिलता है हमको। और एक सोडियम क्लोराइड से अभी मैंने थोड़ा देर पहले देखा कि यहाँ पे जो बेकिंग सोडा था ये भी सोडियम क्लोराइड के हेल्प से ही फॉर्मेशन हो रहा था, और यहाँ पे जो आपका वॉशिंग सोडा है ये भी सोडियम क्लोराइड से फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को जब हम हीट कर रहे थे तो सोडियम कार्बोनेट हमको मिला। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो जब इसको हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट हमको क्या दे देगा, वॉशिंग सोडा दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका बेसिक सॉल्ट होता है ये। ठीक है, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट है, इसमें 10H2O मिला है, Na2CO3.10H2O हो गया। ठीक है, तो इस तरह से वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब देखिए, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है ये बहुत ही यूजफुल केमिकल है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या फिर डोमेस्टिक पर्पस के लिए, कभी कभार हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है उसके बारे में हम बात कर ले, तो सोडियम कार्बोनेट जिसको वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, यूज्ड इन ग्लास में यूज करते हैं, सॉप में यूज कर, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं। ग्लास मतलब कांच हो गया। ठीक है, सॉप और पेपर इंडस्ट्री में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब इट इज़ यूज मैन्युफैक्चर बाय सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम इसका सोडियम कंपाउंड बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में इसको यूज करते हैं, इसको हम लोग बोरेक्स के नाम से जानते हैं। और सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज इन क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अब ये इसको क्लीनिंग एजेंट के टाइप से भी हम लोग यूज करते हैं डोमेस्टिक पर्पस, घर में हम लोग किसी चीज़ को साफ करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। अब वाटर में परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तब हम देखेंगे एक्टिविटी 2.15। ठीक है, हीट ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। तो कॉपर सल्फेट का कुछ क्रिस्टल लेंगे और उसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में उसको रख करके हीट करेंगे, तो इसका कलर क्या होगा। तो जनरली जो आपका कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर तो ब्लू ही होता है। ठीक है, तो उसका कलर जो है ब्लू होता है। अब देखिए, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब इस बॉइलिंग ट्यूब में
जब हम उसको हीट कर रहे थे तो हम कुछ नोटिस करेंगे कि उसका जो वाटर ड्रॉपलेट उसमें देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ से आया है? अब उसमें एड 2-3 ड्रॉप ऑफ वाटर इन ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट, उसमें 2-3 ड्रॉप जो है वाटर डालेंगे। तो कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग, तो वापस से वो कॉपर सल्फेट जो है वो हीट करने के बाद जब उसमें 2-3 ड्रॉप पानी डालेंगे तो वापस से वह कॉपर सल्फेट बन जाएगा। तो जैसे देखिए, जब हम उसको हीट किए, ठीक है, तो उसमें हमको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखा, तो उसमें उसका कलर क्या हो जाता है? वाइट हो जाता है। वापस से जब हम उसको 2-3 ड्रॉप पानी डालेंगे तो उसमें क्या हम ऑब्जर्व करेंगे? तो उसका कलर जो है फिर से क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न वाइट। ठीक है, तो जब हम इसको हीट किए तो वाटर जो है रिमूव हो गया और उसका कलर कैसा हो गया? वाइट हो गया। इफ़ यू मोस्टन द क्रिस्टल अगेन विथ वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। तो जब हम उसमें 2-3 ड्रॉप पानी मिलाए तो फिर से उसका कलर कैसा हो गया? ब्लू हो गया। ठीक है, तो इससे हमको पता चल गया कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है CuSO4.5H2O। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला है कि 5 वाटर मॉलिक्यूल में वो एक फॉर्मूला यूनिट CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे आपका लिखा है कि 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये आपका CuSO4.5H2O यहाँ पे लिखा है। उसी तरह के एक सॉल्ट और है जो आपका Na2CO3.10H2O आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। आप याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10H2O है, तो वाटर का मात्रा ज़्यादा है, तो पानी का मात्रा ज़्यादा रहेगा, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या चीज़ में यूज करेंगे? धोने में यूज करेंगे। पानी ज़्यादा है तो धोने में यूज करेंगे ना, तो 10H2O है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसी तरह एक और सॉल्ट आपको मिलेगा, इसमें क्या है? CaSO4.2H2O। तो ये भी एक तरह का केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या के नाम से जानते हैं? जिप्सम के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा है विच प्रोसेस वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम, इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O। तो यहाँ पे CaSO4.2H2O में 2 वाटर मॉलिक्यूल है, किसके? 1 फॉर्मूला यूनिट, केमिकल फॉर्मूला यूनिट में, जिसको हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जिप्सम को हम लोग जब 373 केल्विन में हम लोग जब हीट करेंगे, मतलब अप्रोक्स 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग उसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमिडहाइड्रेट बनेगा। ठीक है, जिसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, कुछ यूज भी है इसका। अब देखिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो सबस्टांस होता है उसको डॉक्टर जनरली प्लास्टर करने में यूज करता है। जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको राइट पोजीशन में फिक्स करने के लिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाइट पाउडर होता है एंड मिक्सिंग विथ वाटर। अब जब वाटर में उसको मिक्स करेंगे तो फिर से वो चेंज हो जाएगा जिप्सम में, वंस अगेन गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास, और फिर से वो हार्ड सॉलिड मास में चेंज हो जाएगा। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर मिलाए फिर से, तो ये वापस से जिप्सम बन गया ना, तो ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से बनता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर मिलाएंगे तो वापस से वो जिप्सम किस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो क्वेश्चन कुछ है इंपॉर्टेंट्स, तो इसे आप कोशिश करिएगा बनाने का। ठीक है, और कुछ एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये सब भी आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको इसमें क्वेश्चन में डॉट हो या फिर किसी तरह का चैप्टर में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि कहाँ पे आपको डाउट है। तो फिर से मैं एक वीडियो लेकर के आपके लिए लेके आऊँगा जिसमें आपको उस डाउट को क्लियर करने का मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।